नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज फिर से वही बात करने जा रहे हैं कि ईरान पर जो हमला हो रहा है, उसके बदले में जिस तरीके से ईरान जो है ना, वो जवाब दे रहा है, इसकी कल्पना भाई अमेरिका ने भी नहीं की थी। उसको ये लगा था कि भाई इज़राइल को हम लोग डिफेंड कर लेंगे। उसी के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इज़राइल के बाजू में हाइफा पोर्ट पर लगा दिया गया था। लेकिन भाई ईरान, उसने अपने स्ट्रैटेजी को इस तरीके से चेंज कर लिया है कि भाई अब हमें तो मरना ही है। उसके बदले में जितने भी गल्फ नेशन हैं, समझ लो लाइन से नाम बता रहा हूं, यूएई, जिसका सबसे फेमस शहर है दुबई, जहां पर लाखों भारतीय रहते हैं, उसको तो इस तरीके से निशाना बना रहा है ईरान, समझो कि मतलब वो सबसे बड़ा दुश्मन है। एक आंकड़ा मैं दे देता हूं, लगभग 5 लाख ईरानियन यूएई में रहते हैं। उसके बावजूद भी ईरान जो है ना, यूएई को निशाना बना रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर दुबई जैसे मेगा सिटी पर हम अटैक करते हैं तो वहां पर सिर्फ भारतीय नहीं, गोरे लोग भी रहते हैं, यूरोपीय लोग भी रहते हैं। तो वो अमेरिका पर दबाव डाल करके इसको खत्म कर सकते हैं। और भाई यूएई पहला देश है। दूसरा है कतर, उसके ऊपर तो मतलब बौछार कर दिया है। और वहां पर जितने भी अल उदैद बेस है ना, उस पर इतना रॉकेट दागा गया है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो। और उसके बाद जो अगला देश है वो कुवैत है, एकदम बाजू में है ईरान के। और वहां पर एम्बेसी में और जो वहां पर अमेरिकन बेस है वहां पर भी अटैक किया गया है। और संभवतः कुछ सैनिकों की मौत हो गई है। और आज कुवैत ने यह भी जानकारी दी है कि 2 सैनिक जो कुवैत के हैं वो भी मारे गए हैं। मतलब क्लियर है। और ये रहा 2 देश। फिर बहरेन, बहरेन पर भी हमला किया गया। बहरेन के बारे में हम लोग नहीं जानते उतना, लेकिन वो भी एक अमेरिकन बेस है, वहां पर भी अटैक किया गया है। और भाई उसके जो रिहायशी इलाके होते हैं उसको निशाना बनाया गया है। और ये रहा बहरेन की बात। उसके बाद आ जाते हैं सऊदी अरेबिया, जो कि थोड़ा दूर माना जाता है और एक बहुत ही विशालकाय देश है। कल खबर आई थी कि उसके ऊपर ईरान ने जो अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है ड्रिलिंग करने वाली, उसको निशाना बनाया था। और भाई कुछ समय के लिए वो जो ऑयल कंपनी है उसने ड्रिलिंग बंद कर दिया है। और ये बहुत बुरी खबर है पूरी दुनिया भर के लिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना ये है कि सऊदी अरेबिया में जो यूएस का एम्बेसी है उसको भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका ये बोल रहा है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर खबर ये आ रही है कि टोटल 6 अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस सैनिक मारे गए हैं। वो कहाँ मारे गए हैं वो नहीं बता रहा, या तो कुवैत में मारे गए हैं मोस्ट प्रोबेबली, या सऊदी अरेबिया में। इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, समझ रहे हैं, क्रिस्टियानो फुटबॉलर है, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर है, वो सऊदी अरेबिया में ही रह रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि इस अटैक के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने प्राइवेट जेट का प्रयोग करके वो स्पेन चले गए हैं। तो भाई सऊदी अरेबिया के यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया गया और वहां पर कोई भी एयर डिफेंस नहीं था। ये चौंकाने वाली बात है भाई। पूरे मिडिल ईस्ट को भाई धुआं धुआं कर दिया गया है। और आपको मैं ये कुछ खबरें बता देना चाहता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो है ना, एक न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, यूएस एम्बेसी इन रियाद हिट इन ड्रोन अटैक, वीडियोस ऑफ फायर एक्सप्लोजन सरफेस। मतलब देख रहे हो, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, इसमें सऊदी अरेबिया में जो यूएस एम्बेसी है उसको अटैक किया गया है। ईरान इतना दूर है, उसके बाद भी वो अपने सस्ते ड्रोन का प्रयोग करके अमेरिका के लाखों डॉलर के मिसाइल, थार्ड, पेट्रियोट, पता नहीं कौन कौन सा इंजन है, सब का प्रयोग कर रहे हैं। और लेकिन
जो मिसाइल है ना, उसकी संख्या बहुत सीमित है और ईरान वो प्रयोग नहीं कर रहा है, और जो भी प्रयोग कर रहा है उसको अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड मिसाइल जो यूएई में है वो आसानी से रोक दे रहे हैं। लेकिन ये जो चीप ड्रोन्स है ना, मतलब ये सबसे ज्यादा नुकसान मतलब पहुंचा रहे हैं पूरी अमेरिका को। क्या इन लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा था कि सिर्फ 2000 मिसाइल्स हैं, उनको नस्तनाबूद कर देंगे तो ईरान चुप हो जाएगा? और जो रीजन है, मेन रीजन है सऊदी अरेबिया का, यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर पर हमला करने का, वो ये है क्योंकि वो उसकी दूरी जो ईरान से बहुत कम है, तो उनको निशाना बनाना आसान है। इजराइल पर वो निशाना बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इजराइल में कुछ ही लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 10 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि इन सब एस्केलेशन में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी भी मौत हुई है, और एएनआई ने खबर दिया है कि एक से नहीं दर्जनों भारतीय मारे जा सकते हैं इसमें। अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। इन द फॉग ऑफ वार कोई भी इंफॉर्मेशन आना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ यूएई ही वही है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली वो ये बता रहा है कितना मिसाइल अटैक हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं। बाकी कहीं से भी अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। और भाई ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि एक नहीं मतलब एक से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पहली जो कंफर्म्ड खबर आई है वो है यूएई में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब इन सब अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं यू विल फाइंड आउट सून, ट्रंप वांट्स अ ड्रोन स्ट्राइक यूएस एम्बेसी इन रियाद। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि यूएस एम्बेसी पर जब अटैक किया गया है तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो बोले कि यू विल फाइंड आउट सून। देखो, अमेरिका की तरफ से ये जो भी कैलकुलेशन किया गया था अभी के समय पे वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और उन्होंने अपने कैजुअलिटीज को भी मतलब मान रखा है। तो उनको पता था कि ईरान क्या करने वाला है, लेकिन वो जो गल्फ नेशन के साथ अमेरिका ने किया है वो बहुत बुरा है, क्योंकि उनको खुला छोड़ दिया है। क्या यह एक सजा के तौर पर देखा जा रहा है गल्फ नेशन को सबक सिखाने के लिए? क्योंकि उन्होंने अपने बेसिस का और एयर स्पेस का प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया था। अब चाहे जो भी हो जाए, यूएई और अन्य मिडिल ईस्ट के देशों पर तो कहर बनकर टूटा है। और भाई यूएई का तेल बंद हो जाएगा, कतर का गैस बंद हो गया है, मतलब एलपीजी जो हम खरीदते हैं कतर से वो उन्होंने बंद कर दिया है। अब इतना सारा अटैक होगा तो कोई काम कैसे जाकर वहां पर करेगा? तो भाई भारत के लिए एक बुरी न्यूज यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है भाई? ये जो आप इधर राइट साइड में देख रहे हो ये ईरान है, इसके बगल में है भाई ये यूएई, और इस पर्टिकुलर चोक पॉइंट यहां से दुनिया भर का 20% तेल, क्रूड ऑयल और गैस यहां से जाता है। इसको ईरान ने रोकने की बात कह दी है, बोला है कि कोई भी अगर यहां से पास करेगा उसको बम से मार देंगे। तो इफेक्टिवली ईरान ने ऐलान कर दिया है, तो इसका मतलब है कि अब तो भाई कोई यहां से आ ना जा नहीं सकता है अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ अ सीज फायर, और ईरान जो है ना वो समर्पण करता है। अब आने वाले समय में ये बहुत बुरी खबर है पूरी दुनिया के लिए, और भारत के लिए भाई एक मतलब एक ऐसे असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो अब करे तो करे क्या। तो भारत के पास जो एक सुपर पावर ये है कि हम लोगों ने वेनेजुएला के साथ ऑयल डील कर लिया है, तो अपने आप को हम लोगों ने पहले ही से डाइवर्सिफाई कर लिया था कि तेल हम लोग कहां से खरीदेंगे। तो भारत इसको सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि सारा तेल जो है ना वो हम इराक से नहीं ले रहे हैं, उसके बदले में हम लोग वेनेजुएला से तेल को और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और भारत बच जाएगा। देखिए, अब यहां पर बहुत ही दुविधा वाली बात हो गई है। ईरान इजराइल द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब बात यह हो रही है कि क्या होगा आने वाले समय में।
over 787 people reportedly killed in Iran following coordinated US-Israel attacks in Tehran। मतलब 700 से ज़्यादा 800 लोग समझ लो कि मारे जा चुके हैं। ये तो उन्होंने जारी किया है, जो अनअकाउंटेड है उनके बारे में तो डिस्कस भी नहीं कर सकते। Tensions reached a breaking point after months of regional proxy conflict turned into a direct state of war। अब जो सालों से ये चला जा रहा था कि भाई पहले हिजबुल्लाह, हूती और हमास के थ्रू ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा था, अब इजराइल ईरान को चुन चुन करके मार रहा है। इंडिया फेसेस एन इमीडिएट energy crisis as regional stability crucial for 80% of its oil evaporates। मतलब अब भारत के लिए थोड़ी दुविधा वाली बात है कि या तो वो कर सकता है, और एक खुशखबरी ये भी है कि पीवी संधू जो भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जो दुबई में फंस गई थी, वो सक्सेसफुली बेंगलोर पहुंच चुकी हैं। मतलब अभी मुझे लगता है कि कोई विंडो क्लियर हुआ है जिसके कारण दुबई से भारत के तरफ जहाज आना स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और दुबई में माहौल अभी शांतिजनक बना हुआ है। थोड़े बहुत इधर उधर क्योंकि मिसाइल्स और जो ड्रोन है वो अटैक कर रहा है, और ये बौखलाहट से ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। ऑन द ग्राउंड सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई है तो बहरीन, कतर और कुवैत, क्योंकि यूएई के पास जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत तगड़ा वाला है। मतलब वो क्लियर है। Historic sites and state power hit two major symbolic targets hit the IRIB broadcasting complex and the UNESCO listed गोलिस्तान पैलेस। देखो ईरान में क्या है, जो वहां का ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जैसे इंडिया में दूरदर्शन होता है उस तरीके का IRIB ब्रॉडकास्टिंग, ईरानियन रिपब्लिक जो भी नाम है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसको निशाना बनाया गया है। और भाई क्लियर है, these strikes aren't just military strike, they are psychological targeting the regime's voice and Persian heritage। अब ये देखो पर्शियन हेरिटेज पे जानबूझ करके अटैक किया गया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो साइकोलॉजिकल वार है वो भी चल रहा है। ईरान तो यहां तक दावा कर रहा है कि इसने यूएसएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ओमान में उसको निशाना बनाया है और उसको बर्बाद कर दिया है। ऐसे ऐसे दावे कर रहा है ईरान। ईरान तो ये भी बोल रहा है कि उसने एक होटल पर हमला किया जहां पर 40 सैनिक जो थे अमेरिका के, उसको ठिकाना बनाया है। अब ये सही है कि नहीं है, ये फॉग ऑफ वार में कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये खबर आ जाती है कि एक भी सैनिक अगर मारा जाता है तो अमेरिका और इजराइल छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्लियर है भाई, क्योंकि अमेरिकन आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। तो अमेरिका के जो सेंटकॉम है उसने सारी जानकारी दे दी है। अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं, और इन नियर फ्यूचर देयर कैन बी सो मच मोर कैजुअलिटीज। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। अब अगले निशाने पर आता है ग्लोबल चोक पॉइंट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने का प्रयास किया गया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ईरान के जो नेवी शिप है 11 से 12 जो भी है छोटा मोटा नेवी शिप है उसको इन लोगों ने तबाह कर दिया है। जी हाँ, तबाह कर दिया। उसके बावजूद भी एक फियर है। अब इतना ज्यादा युद्ध चल रहा है, गोला बारूद चल रहा है, और एक टैंकर भी पर भी हमला किया गया है। उसमें भारतीय जब एक जो कॉमर्शियल शिप में जवान होता है उसकी मृत्यु हुई है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाई इंडियन लोग ही मारे जाएंगे। जो आप सभी को नहीं पता होगा कि मर्चेंट नेवी में बहुत सारे भारतीय काम करते हैं। मोर और लेस जब भी किसी भी टैंकर और किसी भी शिप पर अटैक होता है कोई ना कोई भारतीय आपको उस पर जरूर मिलेगा। इंडियाज ऑयल प्राइसेस कुड स्काई रॉकेट 200 रुपये तक जा सकता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी तैयारी की है कि नहीं की है वो भारत सरकार बताएगी। अ परमानेंट क्लोजर वुड नेसेसिएट अ मैसिव ग्लोबल नेवल इंटरवेंशन लीडिंग टू अ मैरीटाइम वर्ल्ड वार। अब ईरान के ऊपर अगर यूएई कतर हमला नहीं करते हैं और सिर्फ रिसीव करते हैं तो इनकी मिलिट्री और इनके जो सो कॉल्ड इक्विपमेंट है ना उसकी पोल खुल जाएगी। तो अभी एक खबर ये आई है कि कतर ये बोल रहा है कि अब वो अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर हमला करेंगे, और उसने अपने फाइटर्स जेट को इनेबल कर दिया है। और कतर ने यह भी बोला है कि एक रशियन जहाज है, जो 2 रशियन जहाज है जो ईरान के पास थे
उनको मार के गिरा दिया है कतर वालों ने। तो भाई कतर अब तो रेडी हो गया। कतर पे बहुत बड़ा हमला हुआ था। अब कतर का क्या प्रॉब्लम है? कतर, द गल्फ अंडर फायर, कतर एनर्जी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी प्रोड्यूसर, हैज ऑफिशियली हॉल्टेड ऑल प्रोडक्शन ड्यू टू ईरानियन अटैक। इसका सबसे बुरा असर किस पर होगा? ये जो यूरोपीय यूनियन के देश है ना, जो रसिया को बोल रहे हैं बर्बाद कर देंगे, अब उससे गैस खरीदने, उनका जितना बचा खुचा गैस था वो कतर से आ रहा था। ये तो ऐसे बुरे फंसे हैं कि मतलब अब इनका क्या होगा? वहां पर गैस प्राइसेस बढ़ेंगे और वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और बस फ्रांस है, उसने बोला है कि यूएई में जो उनका बेस है उसके माध्यम से वो जो यूएई की सरकार है उसकी सहायता करेंगे। गल्फ नेशंस लाइक कतर एंड कुवैत हाउसेस क्रिटिकल यूएस मिलिट्री बेसिस मेकिंग देम अ कोलेटरल टारगेट्स। देखो, इन देशों ने मिलिट्री बेस बनवाया ही इसलिए था ताकि कोई और हमारे ऊपर हमला न कर सके, सिर्फ और सिर्फ ईरान से ही। लेकिन उस बेस का क्या फायदा जब ईरान रोज सवेरे उठ करके कुल्ला करके 2 बम मार के चला जा रहा है? अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि भाई अमेरिका की प्रायोरिटी इजराइल है या फिर गल्फ के नेशन है। ईरान इज पनिशिंग गल्फ नेबर्स फॉर होस्टिंग यूएस एसेट्स यूज्ड इन द स्ट्राइक्स अगेंस्ट तेहरान। अब कन्वीनियंटली जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मतलब समझ लो कि अभी छोड़ दिया है इन लोगों को। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कतरी एलजी एलएनजी एंड हॉल्ट इन प्रोडक्शन थ्रेटन्स इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये जो है ना, हम लोग अब सभी लोग के घर में कंज्यूमर लेवल पर सभी लोग एलएनजी का प्रयोग करते हैं। तो भारत को देखना होगा कि भाई कतर से जो गैस आ रहा है वो कितना जल्दी आ सकता है। इफ कतर एंड सऊदी अरेबिया आर ड्रॉन इनटू द वार, द वर्ल्ड गैस स्टेशन गोज डार्क। अब ये दोनों देश युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब या तो तुम मरो या करो, क्योंकि इजराइल और अमेरिका रुकने वाले तो है नहीं। तो भाई जल्दी से जल्दी कोई युद्ध खत्म करना है तो इन लोगों को भी अब अटैक करना पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ जो अटैक्स आ रहे हैं, जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करके आप लोगों को भी अपना जो इतना महंगा महंगा जहाज खरीद रखा है अमेरिका से, उसका प्रयोग करो। और कुछ लोगों को प्रैक्टिस भी चाहिए। आज तक सऊदी अरेबिया यूएई ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, तो यही मौका है अपने डिफेंस के पावर को चेक करने का। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अब ट्रम्प्स स्ट्रेटजी, मैक्सिमम प्रेशर 2.16, यूएस सर्विस मेंबर्स किल्ड एंड 18 इंजर्ड इन रिटेलिएटरी स्ट्राइक अक्रॉस द रीजन, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंसिस्ट ऑन अ regime change and denuclearization without the multi-year ground conflict। देखो, यूएस के 6 जवान शहीद हो गए हैं, 18 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं, और उनका क्या सीरियसली इंजर्ड है, तो ये जो मौतों का आंकड़ा है ना वो और बढ़ने वाला है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंसिस्ट ऑन रिजीम चेंज। यूएस बोल रहा है कि हमें रिजीम चेंज करना है। सिर्फ एयर स्ट्राइक से ये करना अभी के समय में असंभव लग रहा है। यूएस एम्स टू क्रिपल द ईरानियन नेवी एंड मिसाइल कैपेबिलिटी थ्रू एयर सुपेरियोरिटी अलोन। सिर्फ बॉम्ब मार करके वो चाहते हैं कि ईरान पर हो जाएगा, नहीं पता। ईरान पर अगर अमेरिका को कब्जा करना है तो अपने ग्राउंड्स, मतलब जो आर्मी है ना, यूएस आर्मी को वहां पर घुसना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। अनलेस कोई ईरान में बैठा हुआ जनरल और हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो इजराइल से मिला हुआ हो। मुझे जो दूसरी संभावना ये लग रही है कि इजराइल वालों ने भाई जिसको अपना जासूस बना करके ईरान में रखा हुआ है उसको सत्ता सौंप सकते हैं, और यही होने वाला है। और ये धीरे धीरे अभी जो भी लोग मारे जा रहे हैं ईरान में, वो अंदर के ही जो ईरानी लोग हैं ना, वो लोग इंफॉर्मेशन दे करके अपने जो कंपेटिटर हैं उनको धीरे धीरे निशाना बनाया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कोई आईआरजीसी और ईरानियन आर्मी का जो ऑफिशियल है, जो अभी हीरो बन रहा है, वही यही सब करवा रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा हमें तो नहीं पता है, बट ये युद्ध अगर और लंबा चलता है मेरे दोस्तों, तो
सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के लगभग 9 मिलियन लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनको होने वाला है। लेकिन मुझे इसकी चिंता थोड़ी कम बुझा लग रहा है, क्योंकि ये युद्ध और 1 सप्ताह चलेगा या नहीं चलेगा, ये दिखने वाली बात होती है। लेकिन यूएस एम्बेसी पर अटैक होने के बाद अब अमेरिका क्या करता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी दोस्तों। लेकिन अब एज एन इंडियन, चाहे ना चाहे वहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, और तेल और गैस का सप्लाई बंद होता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम भी इस युद्ध में शामिल हैं। अब भारत का क्या रिएक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी। बट ये रहा आज का मेरा दोस्तों अपडेट। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।